हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इंडेक्स क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे पेज नंबर 118 पे जो आपको इंडेक्स क्वेश्चंस 1 to 4 गिवन है, हम वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया? किसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया है वो आपको बताना है। इनर्शिया क्या होता है? आई सजेस्ट अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी जाके इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मास ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टेट ऑफ मोशन पे है तो वो रेसिस्ट करता है अपनी स्टेट चेंज की रेसिस्ट करता है कि मैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं करूँगा। अगर मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पर हूँ तो मैं रेस्ट पे रहना पसंद करता हूँ, अगर मैं स्टेट ऑफ मोशन पे हूँ तो मैं स्टेट ऑफ मोशन पे रहना पसंद करता हूँ। तो ये होता है इनर्शिया। इनर्शिया का मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे अगर हम बॉल की बात करें तो बॉल का जो मास होता है वो कम होता है, आप आसानी से उसको लात मार के उसे आगे कर सकते हो। लेकिन अगर हम एज अ बेड की अगर हम बात करते हैं, बेड को आप आसानी से हिला नहीं पाओगे। ठीक है, बेड को आप आसानी से हिला नहीं पाओगे, तो दैट मीन्स उसका जो मास है वो ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हम अब पार्ट पढ़ लेते हैं। ए पार्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। अ रबर बॉल एट अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। तो इन दोनों में से बताना है मैं सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका है। रबर बॉल, एक रबर बॉल होती है, आपने स्माइली वाली एक बॉल देखी होगी। ठीक है, वैसे एक रबर बॉल उस साइज़ की। ठीक है, और उसी सेम साइज़ का स्टोन। तो इन दोनों में से मास किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो रबर बॉल तो बहुत लाइट वेट होती है। ठीक है, मास उसका कम होता है, लेकिन अगर स्टोन की बात करें तो पत्थर जो होते हैं वो भारी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? स्टोन का होगा, ऑफ द सेम साइज। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। ठीक है, साथ साथ लिखते हैं बना बना के। अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, ठीक है, ऑफ द सेम साइज will have more inertia than rubber ball। ठीक है, ज़्यादा इनर्शिया होगा किसका? स्टोन का। आप इसके आगे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि बिकॉज इट हैज़ मोर मास देन द रबर बॉल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एज इट as the mass of the stone is greater। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज करके भी लिख सकते हो और लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा, मतलब ए पार्ट हमारा हो गया। अब बी पार्ट पे चलते हैं। अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो आपको तो इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि किसका मास सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया है। ऑफ कोर्स ट्रेन का सबसे ज़्यादा इनर्शिया है, क्योंकि ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है, लेकिन बाईसाइकिल जो होती है वो आप उसको आसानी से चला के लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रेन को नहीं लेके जा सकते हो। तो मास ट्रेन का सबसे ज़्यादा हुआ। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? मैं आंसर लिख देती हूँ। अ ट्रेन will have more inertia than a किससे सबसे ज़्यादा है? बाइसाइकिल से। ठीक है, आप ऐसे ऐसे बना बना के लिख सकते हो। as the mass of the train has much larger। ठीक है, क्योंकि उसका जो मास है वो ज़्यादा है ट्रेन का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सी पार्ट देख लेते हैं हम। अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ का कॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा भारी होगा, या फिर 1 रुपीज़ का कॉइन सबसे ज़्यादा भारी होगा? तो सबसे ज़्यादा मास जो किसका होगा? वो 5 रुपीज़ कॉइन का सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी। अ 5 rupees coin will have more inertia than a 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 1 रुपी कॉइन से ज़्यादा है उसका।
as the mass of the 5 rupees coin is more, बिकॉज 5 रुपीज़ का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, आपको ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए, इनर्शिया क्लियर हो गया कि आखिर क्या होता है, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, in the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कितने बार वेलोसिटी जो है वो एक बॉल की क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस को हम लेते हैं कि कितनी बार जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि वेलोसिटी क्या होती है। तो हमें एक बॉल की कितनी बार वेलोसिटी चेंज होती है वो हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, हमें एक एग्जांपल दे रखा है, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम। एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो किक करता है एक फुटबॉल को, टू द अनदर प्लेयर को देता है। ठीक है, किक करके टूवर्ड्स द गोल तक। देखो एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, ये पहला फुटबॉल प्लेयर है आपका जो कि किक करता है फुटबॉल को टू अनदर प्लेयर को। ठीक है, ये सेकंड प्लेयर को क्या करता है, वो देता है बॉल। हु किक द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। और जो ये जो सेकंड प्लेयर है वो अगर गोल यहाँ पे अगर मैं बना लूँ, ठीक है, वो सेकंड प्लेयर जो है वो गोल मारने के लिए उस पर किक करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर वो किक करता है। ठीक है, तो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो एक ही टीम की हैं। पहला प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को, मतलब कि सेम टीम के प्लेयर को फुटबॉल किक करके दी और उसने क्या किया, उसने गोल किया, मतलब गोल पर उसने फुटबॉल को किक किया। ठीक है, द गोल कीपर ऑफ द ओपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। लेकिन गोल यहाँ पर जहाँ पे उसने मारा था, यहाँ पे क्या है, एक गोल कीपर खड़ा हुआ था ओपोजिट टीम का। ठीक है, उसने फुटबॉल को क्या किया, कलेक्ट कर लिया। मतलब ये थर्ड हो गया कि उसने यहाँ पर बॉल को रोक लिया, मतलब उसे रोक लिया, यहाँ पे उसे गोल तक जाने नहीं दिया उसने। ठीक है, ओके, एंड किक इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ इट्स ओन टीम। और उस गोल का कीपर ने क्या किया, उसने अपने टीम के बंदे को मार दिया, फुटबॉल दे दिया उसने। ठीक है, ये सेकंड टीम का प्लेयर है। ठीक है, ये सेकंड टीम का है, ये भी फर्स्ट टीम है, ये भी फर्स्ट टीम है। ठीक है, अब देखो इसके कितनी बार जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमें ये चीज़ बतानी है। हमें इसमें मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है कि मैग्नीट्यूड आपको इसमें गिवन नहीं है कि ये कितनी वेलोसिटी इसकी, मतलब 5 की उससे हो रहा है, 3 के उससे हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड इसमें गिवन नहीं है। इसमें सिर्फ डायरेक्शंस बोला गया है। ठीक है, कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो ये हो गया पहली बार वेलोसिटी चेंज हुई यहाँ पर। ठीक है, सेकंड वाले प्लेयर ने ऐसे गोल पर मारा तो क्या किया, गोलकीपर ने यहाँ पर उसको रोक लिया, तो मतलब रोक लिया उसने बॉल को। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसे रोकने के बाद यहाँ पे थर्ड टाइम जो है यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, थर्ड टाइम यहाँ पे चेंज होगी। फिर उसने क्या किया, फिर उसने दोबारा उस तरफ घुमाया बॉल को जहाँ पर उसके टीम का प्लेयर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे कितनी बार जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो 1 2 3 और ये 4 टाइम्स जो है यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे हमने थर्ड टाइम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट पोजीशन पे वो आ गई बॉल, जब गोलकीपर ने उस बॉल को रोका, गोल पर जाने से उसको रोका। ठीक है, रोकने के बाद क्या हुआ, फिर उसने घुमाकर दूसरे प्लेयर को दे दिया। अब रेस्ट पे आ गई, तो दैट मीन्स ये थर्ड टाइम जो है उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितनी बार चेंज हुआ है, 4 टाइम्स चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे कैसे कैसे बोला गया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये शुरू होता है यहाँ से, एक फुटबॉल प्लेयर ने किक की फुटबॉल टू द अनदर प्लेयर को ऑफ हिज ओन टीम को दी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि उसने जो है वो किक की फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। ठीक है, ये सेकेंड टाइम हो गया। ओके,
अब गोलकीपर ने क्या किया, यहाँ से ये थर्ड हो रहा है शुरू। द गोलकीपर ऑफ द ओपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, उसने फुटबॉल को कलेक्ट कर लिया, मतलब वो एक रेस्ट पोजीशन पे आ गई बॉल अब, ठीक है। यहाँ एंड फोर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है कि एंड किक इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और उसने फोर्थ टाइम क्या किया, उसने किक की फुटबॉल, अपने ही टीम के मेंबर को उसने फुटबॉल दे दी गोलकीपर ने, ठीक है। तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है यही हो जाता है, आपको 4 टाइम्स इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। आपको यही चीज़ इसके अंदर आइडेंटिफाई करनी थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे से। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं हम। एक्सप्लेन why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branches। इसमें क्या पूछा गया है कि क्यों पत्तियां जो हैं वो डिटैच हो जाती हैं, गिर जाती हैं फ्रॉम द पेड़ पे से, फ्रॉम द ट्री पर से, अगर हम उसकी ब्रांचेस को, उस ट्री को बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको शेक करते हैं तो ऐसा क्यों होता है। देखो एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ बना देती हूँ, ठीक है। ये पेड़ है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, इसकी लीव्स रेस्ट पोजीशंस पे हैं, यहाँ पे ये लीव्स हैं, ठीक है। ये रेस्ट पोजीशन पे है। अगर हमने इस ट्री को शेक किया, इसको ट्री को बहुत ज़ोर ज़ोर से हमने हिलाया, तो क्या हुआ, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कौन से मोशन में हो गई, वो मोशन में हो गई, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में हो गई, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हिलने लग गई, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो तो रेस्ट पोजीशन पे थी। अब पत्तियां जो हैं वो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पोजीशन पे रहना पसंद करती हैं। अब क्या हो रहा है कि लीव्स जो हैं वो रेस्ट पर हैं, रेस्ट पे रहना चाहती हैं, और ब्रांचेस हिल रही हैं तो वो मोशन में हैं। अब क्या हो रहा है, दोनों का ओपोजिट हो रहा है कि ये रेस्ट पे रहना चाहती है और ये मोशन में है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लीव्स जो हैं वो डिटैच हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलो लाइन बाय लाइन हम लिखते हैं, ओके। अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना पढ़ा हो तो आई सजेस्ट कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट लीव्स का समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम, इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री shaken vigorously it comes in motion। अगर हम ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो क्या होते हैं, वो मोशन में आ जाती हैं उसकी ब्रांचेस, ठीक है। while the leaves, अब लीव्स की बात करते हैं, while the leaves tends to remain at rest, लेकिन लीव्स जो हैं वो रेस्ट पर रहना चाहती हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, ठीक है। वो रेस्ट पे ही रहना चाहती हैं, ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। therefore some of the leaves get detached from the branch of the tree, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी मैंने सेम बात लिखी है। अगर हम ट्री की ब्रांचेस को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो ब्रांचेस जो है वो मोशन में हो जाती हैं, लेकिन लीव्स जो है वो एक रेस्ट पोजीशन पे थी, तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा कम है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहना पसंद करती है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों के डायरेक्शंस जो हैं, दोनों का जो आप बोल सकते हो, दोनों, इसका ये मोशन पर है और ये रेस्ट पर है, दोनों ऑपोजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं और फिर लीव्स जो हैं वो डिटैच हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, बिकॉज ये ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ये रेस्ट पे रहना चाहता है और ये मोशन में हो चुका है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। Why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from the rest?
इसमें क्या चीज़ बोली गई है, देखो जब भी एक मूविंग बस जो है, एक मूविंग बस है वो ब्रेक अप्लाई करती है तो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं, और इसमें क्या बोला गया है, और हम बैकवर्ड्स क्यों गिरते हैं जब एक रेस्ट पोजीशन से बस जो है रेस्ट पोजीशन से एकदम से मूव करने लग जाती है। तो ठीक है, देखो ये मैं बनाती हूँ बस की सीट, बस की सीट है, इस पे आप बैठे हो, ठीक है, मैं 2 बनाती हूँ, ठीक है, ओके, ये बस की सीट है। अब ये जो सीट है वो किसके साथ अटैच्ड है, ये बस के साथ नीचे अटैच्ड है, ठीक है, बस के साथ ये अटैच्ड है। अब आप देखो जब एकदम से मूविंग बस है, ये बस जो है वो चल रही है, ठीक है, मूविंग पर है, सीट अटैच्ड है, हमारे जो फीट हैं वो नीचे बस के साथ अटैच्ड है, ठीक है, नीचे हमने रख रखे हैं, मूविंग पर है हमारे फीट भी। अब एकदम से जब अप्लाई होता है ब्रेक, अब एकदम से जो ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या होगा, आपके फीट भी रुक जाएंगे, क्योंकि फीट जो हैं वो आपके बस पर हैं, नीचे हैं। तो अगर मूविंग बस थी तो हमारे जो फीट थे वो भी मूविंग पर थे, और अब वो ब्रेक लग चुका है, वो रेस्ट पर हो गए हैं, फीट जो है वो अटैच्ड हैं बस से, तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ, बस रुकी तो फीट भी वहाँ पर रुक गए, वो भी एक रेस्ट पोजीशन पे आ गए। लेकिन हमारी जो ऊपर की जो बॉडी थी वो एक मोशन में थी, तो उसे रुकने में टाइम लगा, वो मोशन में थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपना मोशन जो है, स्टेट ऑफ मोशन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करने लग गया, ठीक है, हमारी जो अपर बॉडी थी वो मोशन मेंटेन करने की कोशिश करने लग गया ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी मोशन में थी बॉडी, जिसकी वजह से हम जो हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो गए जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए, ठीक है। सिमिलरली सेम कंडीशन में यही है कि अगर बस जो है वो मूव कर रही है तो हमारे फीट भी जो हैं, जो बस से हमने नीचे अटैच कर रखे हैं, अटैच बोल सकते हो, या फिर जो फीट हमने रख रखे हैं, अगर बस मूविंग पे है तो हमारे फीट भी जो हैं वो मूविंग पर हैं, ठीक है। एक रेस्ट पोजीशन से जैसे ही बस मूव करने लग गई, फीट भी हमारे मूव करने लग गए, तो हमारी जो अपर बॉडी थी वो एक रेस्ट पोजीशन पे थी पहले, और जैसे ही बस जो है वो चलने लग गई तो वो अपनी ड्यू टू इनर्शिया की वजह से जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करने लग गया, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करने लग गया, जिसकी वजह से हमारी जो है वो बैकवर्ड हो गई हमारी अपर बॉडी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो हम लिखते हैं, ठीक है। पहले केस की अगर हम बात करें तो इन अ मूविंग बस, देखो हम पहले केस की बात करते हैं, इन अ मूविंग बस, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, इन अ मूविंग बस अ पैसेंजर मूव विद अ बस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बस जो है, फर्स्ट केस की बात क्या थी कि बस जो है मूव कर रही है, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई होते हैं बस जो है वो रेस्ट पर आ जाती है, और हमारे फीट भी जो है वो इन कांटेक्ट है, वो सीट के साथ कांटेक्ट में है फीट, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी रेस्ट पर आ गए हमारे फीट, ठीक है। लेकिन हमारा जो हेड है, हमारी जो अपर बॉडी है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड गिर गई, फॉल हो गई, ठीक है। सिमिलरली केस में हमारे जो बस हैं वो रेस्ट पर थी, और जैसे ही वो मूविंग पे आई तो हमारे फीट भी जो हैं वो स्टेट ऑफ मोशन पर आ गए, लेकिन हमारा जो हेड था वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करने लग गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हेंस वी फॉल बैकवर्ड, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड गिरने लग गए, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है एक्सप्लेनेशन में, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 118 पेज जो है उस पर ये 4 इंडेक्स क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब एक और पेज के हमारे इंडेक्स क्वेश्चन और हमें गिवन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चारों क्वेश्चंस बहुत ही इजीली मैंने समझा दिए हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आई हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।